बात पीओके की मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए कश्मीर के ऊपर, जी। उसकी ज्योग्राफी से भी वाकिफ हूँ, आधा कश्मीरी भी हूँ मैं। बहुत सारे लोग जो पीओके को हथियाने की बात करते हैं, उन्हें शायद पीओके का नक्शा भी नहीं पता है एक्चुअली। सही बात। उन्हें शायद ये नहीं पता कि ऑलमोस्ट 70% हिस्सा उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का है, और पीओके के अंदर जो आबादी है, जहाँ मुजफ्फराबाद वगैरह है, सब मिला के, क्योंकि बहुत से लोग बाद में आके बस गए हैं वहां पर, करीब 1.5 करोड़ की आबादी है सब मिला के। कभी कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि जब अगर भारत ने सपोज करो ले लिया, मैं कहता हूँ कभी तो आएगा नहीं, ले लिया, तो आपके पास पके पकाए 1.5 करोड़ पाकिस्तानी आएंगे, जन्म से पाकिस्तानी, कर्म से पाकिस्तानी, हार्डकोर पाकिस्तानी, उसमें आतंकवादी भी पाकिस्तानी। हाँ, और ये उनका करेंगे क्या? और ये 1.5 करोड़ अगर हिंदुस्तान में फैल गए, क्योंकि निकाल तो सकते नहीं, मेरा एक हेडिंग भी है कि पीओके का मतलब मकान खाली नहीं है सर, वहां लोग हैं सर, लोग साथ में आएंगे सर, वो मेहमान साथ में आएंगे। ये मेहमान नहीं है सर, ये कैंसर है, एक ऐसा कैंसर, एक ऐसा नासूर जो शायद सदियों तक हमें, मुझे लगता है कि हमारा बुरा चैन से करता जीने नहीं देगा। दूसरी बात, पीओके जो मेजर हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, वो इस टाइम पूरी तरह से चीन की गिरफ्त में है, क्योंकि चीन का सीपेक का प्रोजेक्ट वहां से गुजरता है, जो अब अफगानिस्तान में एक्सटेंड किया जा रहा है, और भारत कई बार उस पर रोष व्यक्त कर चुका है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। तो पीओके के अंदर भारत की जो जंग है, सिर्फ मुजफ्फराबाद का एरिया छोड़ दो, छोटी सी पट्टी नीचे की ऊपर का 70% का जो एरिया है, भारत की जंग वहां पाकिस्तान से नहीं है, भारत की जंग चाइना से है, वहां पे चाइनीज फोर्सेस से होगी, क्योंकि वो $60 बिलियन झोंक चुके हैं उसके अंदर सर, $60 बिलियन। क्या लगता है कि वो छोड़ देंगे? आप अक्साई चीन तो छुड़ा नहीं सकते उनसे, आप उसको छुड़ा सकते हैं, तो शायद ये इनको हकीकत पता नहीं है। हाँ, आर्म फोर्सेस के लोगों को पता है कि सीपैक का जो प्रोजेक्ट जो गिलगिट बाल्टिस्तान से है, वो उनके कब्जे में है। एक लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, सरकार को चाहिए इमोशनल इशू इस टाइम, और जो 2-3 इशू बिल्कुल रडार पे खड़े हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। एक तो राम जन्मभूमि को तो बनाएंगे वापस से मुद्दा, वो तो 100% आने वाला है, और उसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। धर्म का एक मतलब एक क्या कहते हैं, घृणित रूप आप देखने को मिलेगा आपको इस चुनाव के अंदर। आपको साथ में ये डेफिनेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएंगे, इनके हाथ में है इस टाइम, और एक जनगणना कंट्रोल का मुद्दा जो कि इमोशनल है, कि जहां पर ये बताएंगे देखो जनगणना, हमारी लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, कंट्रोल करना है, ये बढ़ा रहे हैं आबादी, मैं नहीं बढ़ा रहा, 80-20 वापस आता है। तो ये इमोशनल मुद्दे हैं, क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है इस समय। जो इकोनॉमी है वो बर्बाद है, जो बाकी चीजें हैं उनका हालात आपके सामने है, फॉरेन का जो हुपला है उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हेडलाइंस को कट करके दिखाने का, मैग्नीफाई करके, उससे कुछ निकलने वाला है नहीं। आप सिडनी में जाइए या जहां मर्जी जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की जमीनी हकीकतें जो वहां दिखाया जा रहा है उससे बहुत अलग है। ये इमोशनल मुद्दे आ सकते हैं, या फिर मोदी जी एक जादूगर हैं, उनके हैट में से कोई और एक रैबिट निकलेगा, पता नहीं क्या हो सकता है। अपोजिशन को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और जो अभी तक हिमाचल और कर्नाटक में किया है कि मोदी वर्सेस कोई नहीं करना चाहिए, मोदी वर्सेस मुद्दे होंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। अंतिम सवाल ये। मैं दिनेश जी बिल्कुल आपके इस अंतिम वाक्य को ही पकड़ रहा हूं। कल भोपाल में पवन खेड़ा और सुप्रिया सुरनेत, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया के प्रभारी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल से बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उनसे पूछा गया था मध्य प्रदेश में चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर होगा क्या, पत्रकार ने, किसी साथी ने पूछा था। उन्होंने कहा था हम किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि कर्नाटक का चुनाव भी मुद्दों पर लड़ा गया था, किसी चेहरे पर नहीं। हिमाचल भी। सचमुच में आपने ठीक कहा कि अगर विपक्ष मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा तो अब नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का ब्रांड नेम इस लायक नहीं बचा है कि अकेले उस ब्रांड पर चुनाव जीत लें। अब जो 5 गारंटी कर्नाटक में दी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसी लाइन पर चल रही है। कांग्रेस में मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर वहां 40% सीएम कहा था, यहाँ 50% सीएम का अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस का मीडिया सेल, उसके प्रचार तंत्र में शिवराज सिंह की सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार बताना शुरू कर दिया है। बाकी के मुद्दे, एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल की कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि इत्यादि, बेरोजगारी भत्ता, किसानों की कर्ज माफी। राजनीति सचमुच जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, और अगर
कांग्रेस या विपक्ष इस लाइन पर चलेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए ही आने वाले दिन कठिन से कठिनतर होते जाएंगे। आपने पीओके का इतना बढ़िया विस्तृत विवरण दे दिया कि हमारे दर्शक और मुझ सहित बहुत सारे लोग इस तरह की तस्वीर से वाकिफ नहीं हैं। इस खतरे के बारे में कौन आईटी सेल का, बीजेपी, आरएसएस का, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का स्नातक कल्पना भी नहीं कर पाता होगा कि वो 1.5 करोड़ यहां आ जाएंगे, जिनमें हार्डकोर क्रिमिनल आतंकवादी भी होंगे, तो उन्हें कहां संभालते फिरेंगे। और विलय होने के बाद ना उन्हें किसी वीसा की जरूरत होगी, ना पासपोर्ट की जरूरत होगी। वे किसी भी राज्य में फैल जाएंगे, किराएदार के रूप में मकानों में रहने लगेंगे, यूनिवर्सिटी में नौकरी करने लगेंगे, स्कूलों में शिक्षक बन जाएंगे। कैसे कैसे काउंटर इंटेलिजेंस की एजेंसियां कहां पता लगाती फिरेंगी कि जो बाल्टिस्तान से और गिलगित से कौन कहां चला गया। तो ये सब चीजें व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने और सोचने की होती हैं, लेकिन सत्ता का जो समर्थक तंत्र है उसे सिर्फ जुमलेबाजी परोसने की आदत है। वो देश के सामने 2024 से पहले ये कह सकता है कि हम पीओके अपने में शामिल कर लेंगे, और ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय नहीं। आप याद कर लीजिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का लाल किले से दिया गया भाषण, शायद दूसरा या तीसरा साल था उनका, उन्होंने कहा था कि हम उसको भी अपने में मिलाएंगे। संसद में अमित शाह का बयान है कि एक दिन पीओके हमारे नक्शे में भारत में शामिल होगा। संसद में खड़े होकर फ्लोर पर आप ऐसे कल्पनातीत भाषण दे रहे हैं बेसिर पैर के, तो आपके समर्थक उस रौ में बह जाने वाले हैं ही। लेकिन अब बहुत सारी जनता चेत गई है दिनेश जी। एक चीज जोड़ देना चाहता हूं मैं यहाँ पे दर्शकों के फायदे के लिए। हमने बालाकोट किया, रात में हमारे हवाई जहाज भी गए। हो सकता है बादलों में रडार पकड़ ना पाता हो, वो मोदी जी की थ्योरी है, लेकिन उस रात की हकीकत का थोड़ा सा आपको जायजा दे दूं मैं। उस रात में, जिस रात भारत ने अटैक किया है, उस रात में पाकिस्तान भारत पे अटैक करने जा रहा था, काउंटर अटैक करने जा रहा था, एंड दैट आल्सो इंक्लूडेड इफ नीडेड एटॉमिक अटैक। अमेरिका के विदेश मंत्री उस रात में दक्षिण कोरिया में थे, और बाद में उनका स्टेटमेंट आता है कुछ महीनों के बाद कि मैंने पूरी रात जाग कर गुजारी है। जागकर इसलिए गुजारी कि मैं पूरी रात भारत के ऑफिशियल से और पाकिस्तान के ऑफिशियल से बात करता रहा हूं, और मैं पाकिस्तान को मनाने में कामयाब हो गया कि आप इंडिया के ऊपर काउंटर अटैक मत कीजिए, अदरवाइज ये युद्ध, मैं आपको बताऊं, कभी कभी राकेश जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, कभी कभी ये जो युद्ध होता है ना, हम युद्ध में अपने दुश्मन को कमजोर समझ लेते हैं कि हम उसका नेस्तनाबूद कर देंगे। और आपके सामने एक एग्जाम्पल है रशिया का। उनका ऑब्जेक्टिव था कि 7 दिन के अंदर यूक्रेन हमारा होगा। आज 1.5 साल होने को आ रहा है सर, 1.25 साल क्रॉस हो गया है। यूक्रेन भी वही है, रूस भी वही है, लेकिन वो जख्म जो है आज भी वहीं पर है, और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। और कहीं उस दिन पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया होता तो मैं कहूं युद्ध खत्म नहीं होता था सर। युद्ध इसलिए खत्म नहीं होता था कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए पॉलिटिकल विजडम चाहिए, जो शायद इस समय अवेलेबल नहीं है। तो उस समय किस ढंग से अमेरिका ने बातचीत करके इस युद्ध को टाला था। तो दूसरी बार अगर कहीं बालाकोट होता है, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार अमेरिका का विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति पाकिस्तान को मना नहीं पाएंगे, और युद्ध की विभीषिका में हर कोई जलता है, हर कोई बर्बाद होता है, वहां कुछ आबाद नहीं होता है। दर्शक मित्रों समझ लीजिए इस बात को, मैं ये हकीकत आपको बता रहा हूं, ये अंदर की हकीकत। राकेश जी कोई आखिरी टिप्पणी? सिर्फ 2 बातें इस पर कहना। आखिरी, आपने युद्ध की आशंका और उसकी विभीषिका के बारे में कहा, और बहुत विनम्रता से सर मैं निवेदन करूं, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं। मेरा डॉक्टरेट ही भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के तुलनात्मक अध्ययन पर है। मेरी जो पीएचडी है वो मिलिट्री साइंस में है, और भारत पाकिस्तान के एटॉमिक हमारी जो ताकत है उस पर है। और मैं हमेशा युद्ध विरोधी हूं, युद्धोन्माद का विरोधी हूं, हमेशा लिखता रहा हूं। जब जब इस तरह के अवसर आए, नरेंद्र मोदी की सरकार में शुरुआत में आपने देखा होगा कैसे कैसे टेलीविजन चैनलों पे वॉर रूम बना लिए गए थे, वो जो सेंट टेबल होती है उसका नक्श तक बना लिया गया था कि नरेंद्र मोदी कल युद्ध शुरू करने वाले हैं। तब भी मैंने लिखा था
और आखिर में इतनी सी बात कि शाहिर की वो नज्म है ना, जंग है एक मसला खुद ही, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतिजाज कल देगी, इसलिए जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्म जलती रहे तो बेहतर है। बहुत लंबी नज्म है, मैंने कुछ जरूरी बातें उसमें से कह दी कि टैंक खेतों पर चले कि धरती पर, कोख धरती की जख्मी होती है, ऐसे कर बांझ होती है, लंबी नज्म है। तो मैं तो जंग के हमेशा खिलाफ हूं, और हमारे देश में भी जो लोग सत्ता के समर्थक या सत्ता में बैठे लोग इस तरह के युद्धोन्माद के बयान देते हैं, वे शायद युद्ध की विभीषिका से परिचित नहीं है। अंतिम बात, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए स्पष्ट कहना चाहता हूं अपने पूरे राष्ट्रीय गौरव के साथ कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सैन्य विज्ञान का आदर्श विचार यह है, हमारा पड़ोसी शत्रु कितना भी कमजोर हो तब भी उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, और तब जबकि उसके पास भी परमाणु हथियार हों और वहां सत्ता में बैठे लोग सिरफिरे लोग हों, उनमें से कौन पागल कब बटन दबा देगा कोई नहीं जानता। हमारे पास भी एटम बम है, हमारे पास उनसे ज्यादा हथियार है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक समाज है। नरेंद्र मोदी चाह कर भी एटमी हथियारों का बटन नहीं दबा पाएंगे, लेकिन वहां का कोई सिरफिरा सैनिक तानाशाह अपने देश की बदहाली से जनता का ध्यान बटाने के लिए किस दिन क्या कर बैठे, किस दिन तोपों का मुंह भारत की ओर कर दे, किस दिन उसके जंगी जहाज उड़कर आगरा तक चले आए, भले वे रास्ते में मारे जाएं, ये हम सब नहीं जानते। इसलिए जंग की बात किसी को नहीं करना चाहिए। जी दिनेश। आपने सही कहा, और दोनों देशों के पास लगभग 160 के करीब परमाणु बम है। 160 170 सुना पाकिस्तान क्रॉस कर गया इंडिया को, इस टाइम ज्यादा उनके पास हो गए हैं। उनके पास और हमसे इतने बम किसी भी मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। यानी एक ही काफी होता है। भले उसका साइज पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इतने बम काफी है एक मुल्क को बर्बाद करने के लिए। एक बात और कह दूं मैं कि बहुत सारे जो हमारे दर्शकगण जो मानते हैं कि मोदी जी अटैक करेंगे पीओके के ऊपर, तो मोदी जी का पिछले 1.5 साल के अंदर कम से कम 10 ऐसे वक्तव्य हैं कि युद्ध किसी प्रश्न का हल नहीं है। ये बिल्कुल। उन्हीं के सवाल हैं जो हर जगह उठाए जाते हैं। पुतिन को भी कह के आए थे, अब फिर कह के आए हैं वहां पर जो मीटिंग हुई है वहां पर, जहां जेलेंस्की भी आए हुए थे G7 की मीट में, और बार बार कहते हैं कि डिप्लोमेसी इज द राइट थिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन डिप्लोमेसी के द्वारा तो आप बातचीत करेंगे नहीं, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी कभी भी पीओके हासिल करने के लिए वहां आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति खुद कम से कम 10 बार कह चुका है कि युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, अगर वो इस थ्योरी में चला जाता है तो वो अपना ही विरोधाभास पैदा करता है। वो मोदी ने अपने लिए ट्रैप खुद पैदा कर दिया कि हल नहीं है, तो ना कहते तो शायद आक्रमण कर सकते थे, लेकिन खुद कई बार कह चुके हैं। दर्शक मित्रों, बहुत सारी ऑफबीट बातें भी हुई हैं। मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इस समय हमसे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत दर्शक बहुत मित्रों, धन्यवाद।